जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों आज के वीडियो के टोटल 2 हिस्सा होगा, जिनमें सबसे पहले हिस्से में मैं आप लोगों को टर्की की तरफ से खरीदा गया S-400 सिस्टम के बारे में बताऊंगा, जहां पे टर्की द्वारा हाल ही में एक्सेप्ट किया गया कि S-400 सिस्टम खरीदने का डिसीजन टर्की के लिए सबसे बड़ा गलती था। जबकि वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं रशिया की तरफ से डेवलप किया हुआ सबसे आधुनिक 4++ जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट MiG-35 के बारे में बताऊंगा, जिसे लेकर हाल ही में खुलासा किया गया कि ये खाली सबसे बेहतरीन 4++ फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि रशियन इंडस्ट्री की तरफ से बनाया हुआ बाकी एयरक्राफ्टों के तुलना में भी काफी गुना बेहतर है। तो दोस्तों डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि हाल ही में टर्की द्वारा S-400 सिस्टम खरीदते हुए अमेरिका और यूरोप के देशों के साथ अपना दुश्मनी को बढ़ा लिया गया। पर यह सिस्टम खरीदने के बाद अब टर्की को महसूस हुआ कि यह उसके लिए लिया गया सबसे बड़ा गलत डिसीजन है। दोस्तों ये खाली मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि टर्की की तरफ से भी इसे स्वीकार किया गया। हाल ही के दिनों में टर्किश मीडिया में कुछ रिपोर्टों को पब्लिश करते हुए बताया गया है कि S-400 सिस्टम सबसे बेहतरीन सिस्टम होने के बावजूद ये टर्की के लिए फेलियर बन रहा है। ये सिस्टम खाली टारगेट को हिट करने में खाली विफल नहीं हो रहा है, बल्कि इस तरीके से अगर चला तो ये रियल सिचुएशन में दुश्मन के सामने काफी आसानी से एक्सपोज हो जाएगा। दोस्तों टर्की की तरफ से ये भी चर्चा किया जा रहा है कि किस तरीके से हाल ही के दिनों में टर्की द्वारा टेस्ट किया गया इन मिसाइलों को टारगेट को हिट करने में सफलता नहीं मिला। इवन ऐसे ही अगर चलता रहा तो रियल सिचुएशन में दुश्मन आसानी से इसे टारगेट करेगा और जमीन में ध्वस्त करके अपना कार्रवाई को पूरा भी कर लेगा। दोस्तों इसके पीछे S-400 सिस्टम के खामियां नहीं है, बल्कि टर्की का अति चालाक बनने का टैक्टिस है। टर्की द्वारा असल में प्लानिंग ये था कि रशिया से S-400 सिस्टमों को हासिल करने के बाद रशिया को ही दरकिनार कर देना था। मतलब एक तरीके से सिस्टम मिलने के बाद रशिया के साथ और कोई रिश्ता इस तरीके के इक्विपमेंटों को लेके रखना नहीं था। टर्की की तरफ से यह भी इशारा दिया गया था कि S-400 सिस्टम हासिल करने के बाद इसका एक्सेस रशिया को नहीं दिया जाएगा, और रशिया द्वारा भी इसे पहले से ही भनक लिया गया था। इसी वजह से रशिया इन सिस्टमों को ऐसे करके डिजाइन किया है कि बिना रशिया की मदद से ये अब टर्की के लिए बेकार बना हुआ है। दोस्तों S-400 सिस्टम हासिल करने के चक्कर में टर्की द्वारा पहले अमेरिका और उसके बाद यूरोप के देशों को दुश्मन बनाया गया, और हाल ही के दिनों में अजरबैजान और आर्मेनिया के लड़ाई के दरमियान टर्की ने रशिया को भी अपना दुश्मन बना चुका है। ऐसे सिचुएशन में अब टर्किश मीडिया का कहना यह भी है कि टर्की अब डिफेंसलेस बन चुका है। टर्की के पास S-400 के रूप में लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम तो है, लेकिन किसी भी तरीके का कोई भी मीडियम या शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। टर्की द्वारा रशिया से मीडियम और शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को हासिल करने का भी प्रयास किया गया था, जिसके तहत टर्की रशिया से पैंसर S-1 और बक मिसाइल सिस्टम खरीदना चाहता था। पर हाल ही के दिनों में टर्की का यह भी कहना है कि इस तरीके का मिसाइल सिस्टम खरीदना भी एक बड़ा गलती हो सकता है, क्योंकि इससे आने वाले समय में फिर से S-400 जैसे ही मुश्किलों का सामना टर्की को करना पड़ सकता है। टर्की द्वारा यह भी प्रयास किया गया है कि इटली और फ्रांस द्वारा बनाया हुआ मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टमों को खरीदा जाए। पर हाल ही के दिनों में जिस तरीके से टर्की द्वारा फ्रांस के खिलाफ अपने मंसूबे को बनाया गया और टर्की द्वारा फ्रांस के इंटरेस्टों के खिलाफ काम किया गया, उसके बाद ये भी असंभव बन चुका है कि टर्की इन सिस्टमों को हासिल कर पाए। दोस्तों ऐसे सिचुएशन में टर्की को दोहरा मार झेलना पड़ा। जिन S-400 सिस्टम की वजह से वो F-35 जैसे आधुनिक हथियार से अपने आप को दूर रखा, वही S-400 सिस्टम अब नाकाम बन चुका है। जबकि अपने बड़े बड़े अलायंस को भी वो खो चुका है, और जो नया पार्टनर के चक्कर में वो आगे बढ़ रहा था उसे भी अपने आप से दूर कर चुका है। दोस्तों इसे एक तरीके से बोल सकते हैं बड़ा महत्वाकांक्षा का बड़ा विफलता। टर्की के प्रेसिडेंट तैयब अर्दोगान द्वारा जो बड़ा नेता बनने का सपना देखा गया था और मिलिट्री अलायंस बनाने के नाम पे मिडिल ईस्ट के देशों के ऊपर हुक्मरानी करने का जो सपना देखा गया था, वही असल में टर्की का पतन का कारण बन रहा है। पूरा दुनिया में देखे तो टर्की का अब एक ही दोस्त बचा है, और वो है पाकिस्तान। और दोस्तों ये भी कहा जा सकता है कि टर्की का पतन का कारण पाकिस्तान भी है, क्योंकि पाकिस्तान से जो भी देश दोस्ती करता है उसके लिए पनौती उसका भाग्य में लिख दिया जाता है। अब चलिए जानने का कोशिश करते हैं MiG-35 एयरक्राफ्ट के बारे में। दोस्तों रशिया की तरफ से डेवलप किया गया MiG-35 एयरक्राफ्ट को अब दुनिया के सबसे बेहतरीन 4++ जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के कैटेगरी में गिना जा रहा है। MiG-35 असल में रशियन एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन या फिर मिकोयान कॉर्पोरेशन की तरफ से बनाया हुआ MiG-29 का सबसे आधुनिक वर्जन है। दोस्तों इसे अपग्रेडेड वर्जन कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि इन एयरक्राफ्टों को MiG-29 के बेस पे तो बनाया गया है, लेकिन MiG-29 से ये एयरक्राफ्ट पूरी अलग है। रशिया के MiG-29 और MiG-35 एयरक्राफ्टों में उतना ही डिफरेंस है जितना इंडिया के तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट में है। दोस्तों रशिया की तरफ से 1970s में बनाया हुआ सबसे सक्सेसफुल एयरक्राफ्ट मतलब MiG-29 को एक बेस बनाते हुए ही MiG-35 का डेवलपमेंट किया गया। सबसे पहले MiG-29 एयरक्राफ्ट को MiG-29M और उसके बाद MiG-29K में तब्दील किया गया, जबकि उसके बाद पूरा रीडिजाइन करते हुए नया स्ट्रक्चर के साथ नया एयरफ्रेम और नया इक्विपमेंटों के द्वारा
द्वारा मिग 35 एयरक्राफ्टों का डिजाइनिंग किया गया। मिग 35 एयरक्राफ्ट मिग 29 के तुलना में आकार में भी थोड़ा सा बड़ा और कैपेबिलिटी में कई गुना बड़ा है। रशियन अथॉरिटी का यह भी कहना है कि मिग 35 4++ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के पास नया मटेरियल, नया इंजन, नया एवियोनिक्स और अत्याधुनिक ऐसे इक्विपमेंट है जो एयरक्राफ्टों के रडार क्रॉस सेक्शन को काफी कम किया है और साथ ही साथ एयरक्राफ्ट को एक सेमी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में तब्दील किया है। दोस्तों, इन एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले नया इक्विपमेंट ही एयरक्राफ्ट को एक 4++ जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं बनाता है, बल्कि मिग 29 का सक्सेस और मिग 29 के बेस पे डिजाइन किया हुआ ये एयरक्राफ्ट के मैन्यूवरेबिलिटी और कैपेबिलिटी के साथ साथ इसमें इस्तेमाल होने वाले नया हथियार एयरक्राफ्ट को और उन्नत मात्रा का बना चुका है। पर इतना बेहतरीन एयरक्राफ्ट होने के बावजूद अभी भी रशिया को इन एयरक्राफ्टों को लेके एक्सपोर्ट मार्केट में ज्यादा सफलता नहीं मिला। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि रशिया द्वारा इन एयरक्राफ्टों को बेसिकली इंडिया के MMRCA टेंडर को ही हासिल करने के लिए डिजाइन किया गया था। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रशिया की तरफ से एयरक्राफ्ट को पहली बार दुनिया के सामने 2007 में एरो इंडिया 2007 एयर एक्सरसाइज के दरमियान ही लाया गया। पर उस दरमियान रशिया को एयरक्राफ्ट के एक्सपोर्ट के मामले में सफलता नहीं मिला और पहला टेंडर को जीतने में राफेल एयरक्राफ्ट ने सफलता हासिल किया। उस बड़े झटके से उभरने के लिए रशिया द्वारा इन एयरक्राफ्टों में काफी सारा तब्दीली किया गया। रीडिजाइन करते हुए एयरक्राफ्टों में नया थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन और नया एयर इनटेक इक्विपमेंटों को लगाया गया है। दोस्तों, रशिया की तरफ से इसमें जो नया एयर इनटेक इक्विपमेंट लगाया गया है उसे ऐसे डिजाइन किया गया है कि उससे हवा के प्रवेश के साथ साथ फ्यूल मिक्सचर को भी प्रवेश कराया जाता है, जिससे एयरक्राफ्टों से निकलने वाला धुआं और नॉइज सिग्नेचर पहले के इंजनों की तुलना में काफी कम होता है। इवन 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग के साथ साथ एयरक्राफ्टों की मैन्यूवरेबिलिटी का कैपेबिलिटी भी काफी गुना बढ़ चुका है। दोस्तों, रशिया की तरफ से तो दावा यह भी किया जाता है कि नया मिग 35 एयरक्राफ्ट रशिया के सबसे आधुनिक सुखोई 35 एयरक्राफ्ट की तुलना में भी काफी बेहतरीन है। इवन इन एयरक्राफ्टों में कुछ 5th जनरेशन के एलिमेंट को भी इस्तेमाल किया गया है। रशिया की तरफ से दावा यह भी किया जा रहा है कि मिग 35 एयरक्राफ्टों में नया एवियोनिक्स के साथ साथ जुक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार का भी इस्तेमाल किया गया है, जो आधुनिक जमाने का सबसे बेहतरीन एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार है। इन रडारों के बदौलत अब मिग 35 लॉन्ग रेंज तक दुश्मन को ट्रैक और डिटेक्ट कर सकता है, साथ में दुश्मन के साथ लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल के द्वारा एंगेज भी हो सकता है। इन रडारों के अलावा रशिया द्वारा इसमें आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम और दुश्मन के मिसाइल से एयरक्राफ्टों को बचाने के लिए अन्य काउंटर मेजर सिस्टमों को लगाया गया है। फिलहाल रशिया एक्सपोर्ट मार्केट में सफलता हासिल करने के लिए मिग 35 एयरक्राफ्टों को लेके काफी ज्यादा पॉजिटिव महसूस कर रहा है और रशिया की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि इंडिया के MMRCA टेंडर में शामिल बाकी एयरक्राफ्टों के तुलना में मिग 35 का ये नया संस्करण ज्यादा उन्नत और ज्यादा आधुनिक है। इवन इन एयरक्राफ्टों को लेकर रशिया का यह भी दावा है कि कम से कम 40 साल तक इंडियन एयरफोर्स इन एयरक्राफ्टों को बिना रोक टोक इस्तेमाल कर पाएगा और एयरक्राफ्टों के पास इतना फैसिलिटीज है कि आने वाले जनरेशन के इक्विपमेंटों को भी इसमें आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। रशिया की तरफ से दावा यह भी है कि एयरक्राफ्टों में ऐसे ओपन आर्किटेक्चर रखा गया है कि आने वाले जमाने के हथियारों को आसानी से ये एयरक्राफ्ट एडप्ट कर सकता है और इंडिया अपने जरूरत के हथियारों को भी इसमें इस्तेमाल कर सकता है। पर देखना अब ये है कि MMRCA के जो दूसरा टेंडर है, मतलब 114 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने का इंडियन एयरफोर्स का टेंडर है, उसमें रशिया को कितना सफलता मिलता है और सच में ये एयरक्राफ्टों को इतना बेहतरीन एयरक्राफ्ट माना जाता है कि नहीं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।